MEG 10 के ब्लॉक 8 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो है कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म एक वर्ड है जो कॉइन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसके ऊपर एडवर्ड सेड ने एक पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी दी थी। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब है आफ्टर द कॉलोनियल एरा एंडेड, after the Britishers and other imperialists they left the colonies, that is after the Second World War, when people had regained their freedom and they were ruling themselves, self rule आ गया था। उस टाइम पर भी हमारी मेंटालिटी कई देशों की चेंज नहीं हुई थी, बिकॉज कैनन फॉर्मेशन एक स्ट्रेटेजिक मूव थी ब्रिटिशर्स की। और जो बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े पीपल रिलेटेड टू लिटरेचर जो भी थे, वो ब्रिटिशर्स अपने कैनन जो उन्होंने कैनन फॉर्मेशन किया था उसके बिठा कर गए थे। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो सिस्टम था वो उनके जाने के बाद भी चेंज नहीं हुआ था, वैसा का वैसे ही सब लोग फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने बिठाए वहाँ पे मेंटल स्लेव्स थे। वो वापस से अपनी कंट्री की ग्लोरी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और वो ये समझते थे कि मतलब उनका ब्रेन वॉश इस तरह से हो चुका था कि उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स ने जो किया वो ठीक किया था। तो ओरिएंटलिज्म एक पोस्ट कॉलोनियल बुक 1978 में एडवर्ड सेड, जो कि अमेरिकन थे, उन्होंने लिखी थी। और उन्होंने उसमें कुछ पॉइंटर्स लिखे, उन्होंने कुछ बातें लिखी उसमें। फिलॉसफी क्या इनका मोडस, जो कॉलोनाइजर्स थे उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी को चेंज किया, उन्होंने किस तरीके से ब्रेन वॉश किया कि जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो किस तरह से इन्फीरियर हैं, ब्रिटिशर्स कैसे सुपीरियर हैं, वो वहाँ पे कैसे एजुकेशन एंड कल्चर ट्रेनिंग देकर लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसे बेटर बनाते हैं। इससे पहले उन्होंने हर जगह यही प्रोपोगेट किया दैट पीपल ऑफ द नेटिव कंट्रीज वर सैवेजेस, दे वर बारबेरियंस। वो बिल्कुल स्टोन एज टाइप की उसमें रह रहे थे, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोड्स एंड पोस्टल सर्विस ये सब डेवलप हुई। वो ये कहीं पर भी बताना ही नहीं चाहते थे कि जो नेटिव कल्चर्स थे वो भी अच्छे थे और पहले से डेवलप्ड थे। और ब्रिटिशर, और ख़ास तौर पे इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इंडियन सिस्टम, इंडिया का तो आर्किटेक्चर ही अपने आप में इतनी बातें बोलता है कि कोई उसको झूठ नहीं बोल सकता कि नहीं, इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी। अदरवाइज हम ऐसे स्कल्पचर्स और ऐसा आर्किटेक्चर बिना ज्योमेट्री, बिना फिजिक्स, बिना सिविल इंजीनियरिंग के तो बना ही नहीं सकते थे। तो डेफिनेटली यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम फार बेटर था। अब ओरिएंटलिज्म जो बुक लिखी है एडवर्ड सेड ने, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि जो ब्रिटिशर्स थे या भी जो वेस्टर्नर्स थे जिन्होंने जो बाकी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करते थे, उन्होंने इस तरीके से पावर स्ट्रक्चर बनाया कि जो वेस्टर्न हिस्सा था वर्ल्ड का उसको तो उन्होंने ओरिएंट, उसको उन्होंने ऑक्सीडेंट कहा। और जो लोग कभी भी वेस्ट से इंडिया नहीं आए थे या उन्होंने कोई भी जापान चाइना इनको नहीं देखा था, उन लोगों के लिए वहाँ पर एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया था जिसको वो पढ़ते थे, जिसका नाम था ओरिएंट, स्टडिंग द ओरिएंट ऐसे करके। वो लोग कभी भी इंडिया नहीं आए थे, कभी भी उन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज़ नहीं देखी थी, लेकिन उनके बारे में वो पढ़ते थे। जो लिखा था एक स्ट्रैटेजिक मूव थी ये भी। जैसे कार्ल मार्क्स कभी भी इंडिया नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसने ये बोला ब्रिटिश एजुकेशन के चलते कि अच्छा हुआ, इकोनॉमिस्ट था, उसे पता होना चाहिए था कि कॉलोनाइजर्स जो हैं इकोनॉमी को बिल्कुल गिरा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कंट्री को, एकदम हर लेवल पे एक्सप्लॉइट करके उसको ज़ीरो बना देते हैं उसकी इकोनॉमी को। उसके बावजूद भी उसने ये लिखा कि अच्छा हुआ कि इंडिया को कॉलोनाइजर्स ने, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया, नहीं तो इंडिया वुड हैव रिमेन्ड अ लैंड ऑफ barbarians and savages and snake charmers and beggars only.
मतलब इस तरह की उनकी मेंटालिटी हो जाती थी। उनको वो इंडिया नहीं आते थे, उनको समझ में नहीं आता था, वो इंडिया के मॉन्यूमेंट्स को नहीं देखते थे, आर्किटेक्चर को, कल्चर को, पोएट्री को, लिटरेचर को, किसी को नहीं देखते थे। और वो जो एजुकेशन सिस्टम उनका वहाँ था उसके हिसाब से डिसाइड कर लेते थे कि इंडिया ऐसी होगी या कोई भी कंट्री ऐसी होगी। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से अपने अपने लोगों के लिए एक एजुकेशन सिस्टम बनाया था जिसमें ओरिएंट का मतलब होता है मिडिल ईस्ट या साउथ एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, इंडिया, बर्मा, भूटान, पाकिस्तान, और ऑक्सीडेंट का मतलब द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ, और इस तरह से उनको ये पढ़ाया जाता था कि ऑक्सीडेंट स्टूड फॉर मैस्कुलिनिटी, एग्रेसिवनेस, टेक्नोलॉजी, साइंस, सक्सेस, progress, and Orient stood for mysticism, the orthodoxy, पैसिविटी, स्लेवरी, ऐसी वाली चीज़ें। तो ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सेड ने जब अपनी बुक लिखी, उन्होंने लिखा कि इन्होंने इस तरीके से अपना एजेंडा ड्रिवन पर्सपेक्टिव के ऊपर अपना एजुकेशन सिस्टम को बेस किया कि अपने लोगों को उन्होंने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया, ये वाइट मैन्स बर्डन, कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स टू सिविलाइज द होल वर्ल्ड। ये वाला जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया उन्होंने इस तरह का एजुकेशन सिस्टम बना के। और इसी तरह का एजुकेशन सिस्टम जब किसी भी कॉलोनाइज्ड कंट्री में पढ़ाया गया तो उन्होंने भी यही सोचा दैट दे आर इन्फीरियर एंड द वेस्ट इज सुपीरियर। वो ऐसे ही ब्रेन वॉश उन्होंने ओवर 200 ईयर्स उन्होंने किया, 3-4 जनरेशन जो है वो यही सोचती रही, तो यही चीज़ दिमाग में हमारे भर गई। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो कॉलोनाइज्ड लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, इवन व्हेन द कॉलोनाइजर्स आर गॉन, they want to imitate the colonizers, they want to dress up like colonizers, they want to eat like colonizers, they want to read what they uh, were reading। इस तरह की हमारी मेंटालिटी हो जाती है कि हम उनको इमिटेट करते हैं। ब्रिटिशर्स चले गए तो भी हम यही सोचते रहे कि जो लोग कांटे छुरी से खाते हैं वो सुपीरियर हैं, जो लोग डाइनिंग टेबल बैठ के खाते हैं वो सुपीरियर है, जो ज़मीन पर बैठ के खाने का हमारा कल्चर था वो ख़राब है, जो लोग पैंट शर्ट टाई कोट पहनते हैं वो वेल ड्रेस्ड है, जो लोग धोती कुर्ता पहनते हैं वो गंवार हैं, जो लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं वो एडुकेटेड हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो नहीं है। इस तरह का हमारा माइंडसेट हो जाता है कि हम जो भी, मतलब फ्रॉम इनसाइड ऑल द कॉलोनाइज्ड पीपल, they want to act like the colonizers because they want to be them। मगर ओरिजिन से हम लोग वो नहीं होते। इसीलिए हम बहुत सारा जो हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है वो हम फेस करते हैं। इसी के ऊपर एक प्ले लिखा गया था, उसका नाम था माई लिटिल लॉन्ड्रेट, माई ब्यूटिफुल लॉन्ड्रेट। ये एक प्ले है जो कि अगर आप यूट्यूब पे जाकर ढूंढेंगे तो आपको इसी नाम से मिल भी जाएगा। सईद जाफरी ने उसमें काम किया है जो कि फेमस एक्टर था सॉरी। तो उसमें ये दिखाया गया है कि एक पाकिस्तानी नेटिव होता है जो कि जाके यूके में बस जाता है, और फर्स्ट जनरेशन जो होता है यूके में वो उनकी तरह बोलता है, उनकी तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, उन्हीं के इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ वो घूमता फिरता है और वो सोचता है कि मेरा लेवल बढ़ गया है। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन उसकी होती है, थर्ड जनरेशन जो लोग होते हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो नेटिव्स तो होते हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो क्योंकि वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं तो वो समझते हैं कि हम यूके बे मतलब हम इंग्लैंड के लोग हैं, हम वहाँ के नेटिव्स हैं। लेकिन इंग्लैंड के लोग सोचते हैं कि ये पाकिस्तानी है क्योंकि उनका कलर, फॉर्म, बोलने चालने का तरीका, फैमिली सब अलग है, सामने पता चल जाता है कि ये तो ब्रिटिशर नहीं है। तो वहाँ उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि वो ब्रिटिशर नहीं होते, और ये लोग अब पाकिस्तान में जाके वापस बस नहीं सकते क्योंकि उनका कल्चर पूरा डिफरेंट है, तो ब्रिटिश सिटीजन बन चुके हैं, यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम यूके सिटीजन है कि हम
पाकिस्तानी है कि हम यहाँ रहने के काबिल है, डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते। दे वांट टू बी वन विद देम। अगर आपने भी अपने कोई अमेरिकन कजन्स वजन्स देखे होंगे, फर्स्ट जनरेशन तो होते हैं, दे फील प्राउड कि हम वहाँ जाके बस गए। सेकेंड जनरेशन जो होती है उनमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं उन्हें हिंदी बोलनी ही नहीं आती, वो यहाँ आते हैं तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं क्योंकि वो कल्चर से जुड़े ही नहीं होते। तो वो हम लोगों को लगता है कि ये तो पूरे अमेरिकन हो गए, लेकिन अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि अरे ये तो इंडियन है, ये कैसे अमेरिकन हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। और हम हाइब्रिडिटी का कंसेप्ट होमी के भाभा ने दिया था। हाइब्रिड क्या होता है कि हम थोड़े से ये थोड़े से वो होने के चक्कर में हम ये भी नहीं रहते वो भी नहीं रहते, दिस इज हाइब्रिडिटी। तो वी लूज our sense of belonging from both places and we are neither able to become this nor that। ये कंसेप्ट होमी के भाभा ने दिया था हाइब्रिडिटी का, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने ओरिएंट और ऑक्सीडेंट वो करके वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट दिया, एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है ऐसा। जबकि हमारे यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, वासुदेव कुटुंबकम का कंसेप्ट है, का मतलब होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। आवर कल्चर्स में डिफर बट इक्वालिटी का जहाँ तक कंसेप्ट है, वी आर ऑल वन, एक जैसे हम लोग हैं। तो हम लोग वननेस ढूंढते हैं और वो उसमें डिफरेंसेस ढूंढते हैं। डिफरेंसेस ढूंढने के चक्कर में क्या हुआ कि उन लोगों ने जो कंट्रीज कॉलोनाइज थी उनको थर्ड वर्ल्ड कहना शुरू कर दिया। हमारा लिटरेचर जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर है। उनका क्या है, जो लोग कॉलोनाइजर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड, जो लोग उनके उनके बराबर ही थे सेकेंड वर्ल्ड, जो लोग कॉलोनाइज हुए वो थर्ड वर्ल्ड। तो इस तरह से विभाजन करके एक सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी, नाम कुछ भी दे दो, दलित कह लो या हरिजन कह लो, बात तो इंफीरियोरिटी की हो रही है ना, एक अलग ही क्लास की बात हो रही होती है। तो ऐसे ही नाम अलग अलग करके एक इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी का दो अलग अलग तरीके से वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया उन्होंने।